नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशिता श्रीवास्तव। इस बुलेटिन में आज बात होगी लखीमपुर खीरी मामले में योगी सरकार पर सुप्रीम कोर्ट के सवालों की, किसानों पर बयान देकर यू टर्न ले रहे हरियाणा के सीएम खट्टर की, जानेंगे पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष सिद्धू के बयान से क्यों बढ़ी हलचल, राजस्थान में कांग्रेस को कैसे मिलती दिख रही है राहत, और बात करेंगे महंगाई को लेकर केंद्र सरकार पर राहुल के तंज की, लद्दाख के बाद अरुणाचल में चीन की चाल की, और बुलेटिन के आखिर में बात एयर इंडिया की बिक्री की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। कलकत्ता हाईकोर्ट में 2 अधिवक्ताओं को न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत करने की सिफारिश, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने की सिफारिश। अधिवक्ता सौभिक मित्तर और अधिवक्ता शाक्य सेन को किया जाएगा पदोन्नत। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के बयान पर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने साधा निशाना, पीके को याद दिलाई ममता बनर्जी की नंदीग्राम की हार। पीके ने लखीमपुर मामले में कांग्रेस की सक्रियता को लेकर कसा था तंज। भारत सरकार ने दी टेस्ला के सीईओ एलन मस्क को हिदायत, मेड इन चाइना कार भारत में ना बेचे। मस्क, टेस्ला को भारत में ही करना चाहिए कार का निर्माण। शेयर बाजार में आई तेजी, 381 अंकों की तेजी के साथ 60,059 पर पहुंचा सेंसेक्स। निफ्टी में आई 105 अंकों की तेजी, 17,895 पर पहुंचा निफ्टी। सुर्खियों के बाद अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। लखीमपुर खीरी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अब सख्त रुख अख्तियार कर लिया है, जिसकी वजह से योगी सरकार एक बड़ी मुसीबत में फंसती दिख रही है। पहले ही सरकार किसान और विपक्ष दोनों के ही निशाने पर थी और अब सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार को फटकार लगानी शुरू कर दी है। किसानों के साथ हुई इस घटना को लेकर आज कोर्ट में सुनवाई हुई, तो कोर्ट ने इस दौरान क्या कहा, देखिए रिपोर्ट। लखीमपुर खीरी में हुई घटना को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार को कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि इस पूरे मामले में सरकार का रवैया ठीक नहीं है। जांच के नाम पर अब तक यूपी सरकार ने जो भी कदम उठाए उससे कोर्ट खुश नहीं है। कोर्ट ने पूछा कि क्या ऐसा होता है कि 302 का मामला दर्ज है और पुलिस आरोपी से रिक्वेस्ट कर रही है कि वो पेश हो जाए, आखिर आप क्या संदेश दे रहे हैं। कोर्ट ने आगे कहा कि आशीष मिश्र की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, यदि आशीष पर 302 के तहत मुकदमा दर्ज है फिर उसे गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा, क्या पुलिस अन्य किसी के मामले में भी इसी तरह का व्यवहार करती है, कानून सभी के लिए बराबर है। कोर्ट ने पुलिस जांच पर कई सवाल खड़े करते हुए यूपी के डीजीपी को निर्देश दिया कि जब तक कोई दूसरी जांच एजेंसी के पास ये मामला नहीं चला जाता, सारे सबूतों को संभाल कर रखा जाए। कोर्ट के रुख से साफ है कि मामले की जांच सीबीआई के हवाले की जा सकती है। इस बीच यूपी सरकार की ओर से कोर्ट की स्टेटस रिपोर्ट पेश की गई। इस दौरान यूपी सरकार के वकील हरीश साल्वे ने कहा कि लखीमपुर खीरी मामले में आरोपी आशीष मिश्र कल सुबह 11 बजे क्राइम ब्रांच के समक्ष पेश होगा। अगर वह पेश नहीं होता है तो कानून अपना काम करेगा, कानून की सख्ती का सहारा लिया जाएगा। जिन लोगों की जान गई उनके शरीर पर बुलेट के निशान नहीं है, ये पीएम रिपोर्ट में साफ हो चुका है, इसीलिए आशीष मिश्र को समन भेजा गया था। हरीश साल्वे के बयान के बाद से अब साफ है कि कल केंद्रीय मंत्री के बेटे की गिरफ्तारी तय है। लेकिन कोर्ट का सवाल अभी भी बना हुआ है कि क्या रसूखदारों के लिए यूपी में अलग कानून है। यदि किसी और पर 302 के तहत मामला दर्ज होता तो क्या उसे भी समन करके बुलाया जाता। कोर्ट की नाराजगी का असर दिखने भी लगा है। आशीष मिश्र की गिरफ्तारी की तैयारियां शुरू हो गई हैं, जिससे कोर्ट और किसान दोनों के गुस्से को शांत किया जा सके। किसानों के गुस्से को शांत करने की कोशिशें हरियाणा में भी शुरू हो गई हैं। हरियाणा में सीएम मनोहर लाल खट्टर के बयान से किसान नाराज थे, लेकिन अब खट्टर ने अपने बयान से पलटी मार ली है। तो क्या बोले हरियाणा के सीएम, देखिए रिपोर्ट। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पिछले कुछ दिनों से अपनी टिप्पणियों और बयान के चलते सुर्खियों में बने हुए हैं। दरअसल कुछ दिन पहले उन्होंने किसानों को लेकर कुछ ऐसा कह डाला जिसके बाद वो विपक्ष और किसानों के निशाने पर आ गए थे। उनके बयान से किसान नाराज हो गए और किसानों की नाराजगी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि मुख्यमंत्री को अपने बयान पर माफी मांगनी पड़ रही है। दरअसल कुछ दिनों पहले खट्टर ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा था, किसानों को तुम भी जवाब दो, देख लेंगे। उत्तर और पश्चिम हरियाणा में, दक्षिण हरियाणा में यह समस्या ज्यादा नहीं है, लेकिन उत्तर पश्चिम हरियाणा के हर जिले में अपने 500 या 700 किसान या फिर 1000 लोग खड़े करो, उनको वॉलंटियर बनाओ, उठा लो डंडा। जब डंडे उठाओगे तो जेल जाने की परवाह मत करो, 2-4 महीने रह आओगे तो बड़े लीडर अपने आप बन जाओगे। लेकिन खट्टर का ये बयान सार्वजनिक होने के बाद से किसानों का गुस्सा बढ़ गया और किसान खट्टर से माफी की मांग कर रहे थे। विपक्ष भी इस मामले में हरियाणा के मुख्यमंत्री को घेर रहा था। सवाल पूछा जा रहा था कि क्या किसी राज्य के सीएम की ये भाषा हो सकती है, जिसके बाद अब हरियाणा के सीएम ने अपने बयान को लेकर माफी मांग ली है। मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि मैं अपना बयान वापस लेता हूं, मैं समाज में किसी भी तरह की परेशानी को बढ़ावा नहीं देना चाहता।
खट्टर ने बयान भी वापस लिया और माफी भी मांग ली। ये लगातार दूसरी बार है जब हरियाणा में सरकार किसानों के आगे झुक गई है। पहले बयान दो और बाद में माफी मांग लो। बीजेपी में आजकल ऐसा कुछ ज्यादा ही देखने को मिल रहा है। वैसे अपने नेताओं के बयानों से परेशान कांग्रेस भी दिख रही है। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू अपनी ही सरकार से नाराज दिख रहे हैं और चन्नी सरकार को लेकर तो अब सिद्धू ने ऐसा बयान दे दिया है जिससे पार्टी की परेशानी बढ़ती दिख रही है। नवजोत सिंह सिद्धू हमेशा ही तीखे बयान देते रहते हैं और अक्सर उनके बयान खुद ही पार्टी के लिए ही भारी पड़ते दिखाई देते हैं। पहले पूर्व सीएम अमरिंदर सिंह से नाराजगी थी तो उनके खिलाफ बयान देते रहते थे और अब उन्हें पंजाब के नए सीएम चरणजीत सिंह चन्नी से भी दिक्कतें होना शुरू हो गई हैं और ये दिक्कतें इतनी ज्यादा बढ़ गई हैं कि उन्होंने पंजाब प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के पद से इस्तीफा ही दे दिया। वैसे सिद्धू का इस्तीफा अभी तक स्वीकार नहीं हुआ है और दावा यहाँ तक किया जा रहा है कि पार्टी हाईकमान के साथ उनका समझौता हो चुका है। वो जल्द ही अपना इस्तीफा वापस ले सकते हैं। लेकिन सिद्धू की बयानबाजी नहीं थम रही है। एक बार फिर सिद्धू ने सीएम पद को लेकर अपना दावा ठोक दिया है। पंजाब का मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को बनाए जाने से नाराज सिद्धू ने कहा, मुझे सीएम बनाते फिर दिखाता सक्सेस। इतना ही नहीं, गुरुवार को पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को एक वायरल वीडियो में सिद्धू अपशब्द कहते भी दिखाई दिए। इसके साथ ही सिद्धू इस वीडियो में ये भी कह रहे हैं कि चन्नी 2022 में कांग्रेस की नैया डुबो देंगे। ये वीडियो पंजाब के जीकरपुर का है। यानी सिद्धू के रवैये को देखकर कहा जा सकता है कि वो अभी भी सीएम पद को लेकर पार्टी से नाराज हैं। सीएम चन्नी के खिलाफ दिए गए बयान पर अभी तक पार्टी की ओर से तो कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है और न ही मुख्यमंत्री ने सिद्धू के बयान को लेकर कुछ कहा है। लेकिन पार्टी हाईकमान की नाराजगी जरूर सिद्धू से बढ़ सकती है। नवजोत सिंह सिद्धू पार्टी के सीएम पद से अपना दावा छोड़ नहीं रहे हैं। पार्टी तक उन्होंने एक बार फिर मैसेज पहुंचा दिया है कि उन्हें नेतृत्व दो और फिर परिणाम देखो। पंजाब में जहां कांग्रेस की चिंता बढ़ती दिख रही है तो राजस्थान से कांग्रेस के लिए राहत की खबर आती दिख रही है। यहां सीएम अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के बीच दूरियां कम होती दिख रही हैं। दोनों एक साथ दिखाई दे रहे हैं। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच का विवाद किसी से छिपा नहीं है। दोनों ही एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करते रहते हैं और अपनी नाराजगी जाहिर करते रहते हैं। दोनों ही अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ते नजर आते हैं, लेकिन जब बात पार्टी की आई तो दोनों ने ही पार्टी के ईमानदार कार्यकर्ता होने का परिचय देते हुए अहम कदम उठाया। दरअसल राजस्थान में आगामी 30 अक्टूबर को 2 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। अब पार्टी में चल रहे मतभेद का असर पार्टी की छवि पर पड़ रहा है, जिसका नुकसान चुनावों में हो सकता है। इसीलिए मौजूदा मतभेदों के बावजूद राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सचिन पायलट एक साथ हेलीकॉप्टर में बैठे नजर आए। दरअसल दोनों बल्लभ नगर और धारियावाड़ निर्वाचन क्षेत्रों की ओर जा रहे थे, जहां उम्मीदवारों प्रीति शक्तावत और नागराज मीणा द्वारा नामांकन दाखिल किया जाना है। बता दें कि इन दोनों ही सीटों पर 30 अक्टूबर को उपचुनाव होने हैं। गहलोत ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक तस्वीर साझा की है, जिसमें पार्टी महासचिव अजय माकन, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट हेलीकॉप्टर में मुस्कुराते नजर आ रहे हैं। साथ ही अपने ट्वीट में उन्होंने कहा, हम एआईसीसी महासचिव अजय माकन, पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और सचिन पायलट के साथ जयपुर के बल्लभ नगर के लिए रवाना हुए हैं। बल्लभ नगर और धरियावाड़ में कांग्रेस उम्मीदवारों के पक्ष में सभा को संबोधित करेंगे। अशोक गहलोत के इस ट्वीट से ये साफ है कि पार्टी ये संदेश देने की कोशिश कर रही है कि पार्टी में सब ठीक है। साथ ही ये भी बताने की कोशिश कर रही है कि पार्टी की छवि सर्वोपरि है। अब जिस उपचुनाव के लिए दोनों ने हाथ मिलाया है, उसमें पार्टी को फायदा मिल पाता है या नहीं, ये तो चुनाव के नतीजे ही बताएंगे। गहलोत पायलट के साथ आने से उपचुनावों में कांग्रेस को फायदा मिल सकता है, जिससे बीजेपी की राह और मुश्किल हो सकती है। बीजेपी की मुश्किलें केंद्र में भी बढ़ी हुई हैं। मोदी सरकार महंगाई पर लगाम लगाने में नाकाम साबित हो रही है। इसे लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने तंज कसा है। तो क्या कहा है राहुल गांधी ने, देखिए रिपोर्ट। देश में त्योहारों का समय शुरू हो चुका है, जिसके चलते लोगों के खर्च भी बढ़ने वाले हैं। लेकिन जनता परेशान है कि इतनी महंगाई में करे तो क्या करे। बढ़ती महंगाई से त्रस्त जनता की परेशानी को देखते हुए विपक्ष ने मोदी सरकार को घेर लिया है और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने महंगाई को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा तंज किया है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, दाम बढ़ता जा रहा है, पेट्रोल, डीजल, खाद्य सामान, एलपीजी का। त्योहार का मौसम कर दिया फीका, धन्यवाद है मोदी जी का।
इसके साथ ही उन्होंने एक खबर भी पोस्ट की है जिसमें लिखा है, महंगाई ने तोड़ी आम आदमी की कमर, 11 दिन में पेट्रोल 2 रुपए और डीजल 3 रुपए हुआ महंगा। दरअसल देश भर में पेट्रोल के दाम में 30 पैसे तो डीजल के दाम में 35 पैसे का इजाफा किया गया है। गौरतलब है कि जब से अक्टूबर महीने की शुरुआत हुई है तभी से ही लगभग हर दिन ईंधन के दामों में बढ़ोतरी हो रही है। इसके साथ साथ सब्जियों के दाम ने भी आम जनता के होश उड़ा दिए हैं। अब सोचने वाली बात है कि हर दिन बढ़ती महंगाई में आम जनता त्योहार कैसे बनाए। इस महंगाई ने त्योहार की चमक को ही फीका कर दिया है। महंगाई इस समय आम जनता के लिए सबसे बड़ी परेशानी है, क्योंकि 1.5 साल से लोगों की आमदनी में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है, लेकिन जरूरत की चीजें जरूर 1.5 से 2 गुनी महंगी हो गई हैं। वैसे देश की चिंता सिर्फ महंगाई नहीं बल्कि पड़ोसी चीन ने भी बढ़ा रखी है। चीन की नजर भारत की जमीन पर है। लद्दाख के बाद अब अरुणाचल में भी चीन की ओर से अतिक्रमण की कोशिश की गई है। चीन बार बार भारत से लगी सीमाओं पर उकसावे की कार्रवाई कर रहा है। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। एक बार फिर अरुणाचल प्रदेश में भारत और चीन के बीच तनातनी देखने को मिली है। दरअसल चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के करीब 200 सैनिकों ने पिछले हफ्ते भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ की कोशिश की। तवांग सेक्टर में LAC के पास एक गश्त के दौरान दोनों देशों के सैनिक आमने सामने आ गए। भारतीय सैनिकों ने लगभग 200 PLA सैनिकों को रोका जो तिब्बत से भारतीय सीमा में आकर खाली बंकरों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। इस बीच कोई भी नुकसान नहीं हुआ है। ये टकराव पिछले हफ्ते हुआ था जो कई घंटों तक चला। हालांकि बाद में बातचीत के बाद मसले को सुलझा लिया गया। आपको बता दें कि पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत और चीन के बीच पिछले 16 महीनों से सीमा विवाद की स्थिति है। अब तक कमांडर स्तर पर बातचीत चल रही है। दोनों के बीच 12 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन अभी तक कोई भी हल निकल कर नहीं आया है। कोई समाधान तो नहीं निकला, लेकिन चीन की हरकतें जरूर बढ़ गई हैं। और बुलेटिन के आखिर में बात एयर इंडिया की बिक्री की। किसका होगा एयर इंडिया, कौन बनेगा एयर इंडिया का मालिक, ये सवाल तब से उठ रहे थे जब से एयर इंडिया को निजी हाथों में बेचने की खबरों ने जोर पकड़ा था। लंबे समय से चली आ रही इन खबरों पर अब आखिरकार विराम लग गया और कर्ज में डूबी एयर इंडिया को अपना मालिक मिल गया। तो किसका हुआ एयर इंडिया, जानिए इस रिपोर्ट में। टाटा ग्रुप के हाथ एक बार फिर एयर इंडिया की कमान वापस आ गई है। टाटा ग्रुप ने एयर इंडिया की खरीद को लेकर सबसे बड़ी बोली लगाई। केंद्र सरकार ने टाटा की बोली को स्वीकार भी कर लिया है। बोली प्रक्रिया पूरी होने के बाद केंद्र की ओर से कहा गया कि एयर इंडिया के दफ्तर और जमीन का मालिकाना हक सरकार के पास ही रहेगा। सिर्फ विमान संचालन की जिम्मेदारी टाटा को दी गई है। एयर इंडिया की खरीद के लिए स्पाइस जेट की ओर से भी बोली लगाई गई, लेकिन टाटा ग्रुप की ओर से सबसे ज्यादा बोली लगाई गई, जिस कारण फैसला टाटा के हक में हुआ। स्पाइस जेट के अजय सिंह ने एयर इंडिया के लिए 15,000 करोड़ की बोली लगाई थी, जबकि टाटा की ओर से बोली की रकम 18,000 करोड़ थी। लेकिन सरकार को 18,000 करोड़ में से सिर्फ 2700 करोड़ रुपए कैश मिलेगा। ये ट्रांजैक्शन इस साल के अंत तक पूरा हो जाएगा। अक्टूबर 1932 में टाटा समूह ने टाटा एयरलाइंस की शुरुआत की थी। बाद में 1953 में भारत सरकार ने इस एयरलाइंस को अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया और बाद में इसका नाम बदलकर एयर इंडिया कर दिया गया। और अब 68 साल बाद एयर इंडिया वापस टाटा ग्रुप के पास पहुंच गई है। एयर इंडिया को बेचने की प्रक्रिया जनवरी 2020 में ही शुरू कर दी गई थी, लेकिन कोरोना महामारी के कारण इसमें लगातार देरी हुई। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए DV लाइव। नमस्कार।